आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए विलेज टीचर पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं एस.के. त्रिपाठी, जो वीडियो YouTube पर उपलब्ध करवा करके आपके लिए अंग्रेजी शिक्षण कर रहा हूं। तो आइए समझते हैं आज जो पढ़ाया जाना है उस पर ध्यान दीजिए। तो पिछले कुछ दिनों से मैं सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में काम कर रहा हूँ। अभी पिछले एक वीडियो में मैंने सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में अंतर क्या है उसको समझने के लिए वीडियो आपको उपलब्ध करवाया था। आइए ये वीडियो स्पेशल कंपाउंड सेंटेंस पर है, और ये वीडियो कंपाउंड सेंटेंस की पूरी जानकारी देने में अगर अधूरा रह जाता है तो बाकी जानकारी अगले वीडियोज में आपको मिलेगी, क्योंकि अगर सम्यक जानकारी या विगत जानकारी लेना है तो वीडियो तो बड़े हो ही जाएंगे। एक से दो तीन वीडियो तक तो जा सकते हैं जो भी पढ़ना है। तो वही समझते हैं। हमने यहाँ लिखा हुआ है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य, हिंदी में उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये अभी पिछले वीडियो में मैंने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल का थोड़ा थोड़ा बताया हुआ था। यहाँ थोड़ा सा रिवीजन है, फिर आगे जानकारी है वो। तो आइए कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा समझ लेते हैं कि इन वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉजेस यानी समान पदी उपवाक्य होते हैं। ये वाक्य कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी समान पदी संयोजक तथा रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब संबंध सूचक सर्वनाम तथा रिलेटिव एडवर्ब्स संबंध सूचक क्रिया विशेषण के कंटिन्यूटी निरंतरता प्रकट करने वाले प्रयोग से बनते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के निम्न चार प्रकार हैं। तो आइए फिर एक बार समझते हैं कि संयुक्त वाक्य जो मैंने बताया जुड़ा है तो मतलब उसको तोड़ भी सकते हैं, जैसे रस्सी जोड़ते हैं ऐसे। लेकिन अगर मिश्रित मिला हुआ तो उसको अलग करना कठिन होता है, जैसे किसी पानी वगैरह में दूध मिला दे या चीनी या खड़िया जो पिसी उसे मिला दे आपस में, तो उनको अलग करना कठिन होता है। तो ये जानकारी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल की मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, आप वह देखिए। यहाँ पे जो खास बात है वो कंपाउंड सेंटेंस बनते कैसे हैं, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के प्रयोग से बनते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, यहाँ पे विवरण है वो जो मैंने अलग अलग से बताए हैं, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, इनमें प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी समान पदी उपवाक्य होते हैं। मतलब दोनों अपने आप में सेल्फ डिपेंड है, कोई किसी पर निर्भर नहीं। लेकिन कॉम्प्लेक्स में आश्रित उपवाक्य होता है तो निर्भर होता है प्रिंसिपल क्लास पर। अगर वो ना लिखा जाए तो उसका अर्थ नहीं पूरा होता है। ये सारी जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। तो ये कंपाउंड सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स की कंटिन्यूटी यूज यानी निरंतरता प्रकट करने वाले प्रयोग से बनते हैं। इन रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स का कंपाउंड सेंटेंस में कंटिन्यूटी यूज होता है, लेकिन यही रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास में रेस्ट्रिक्टिव यूज होता है, सीमित अर्थ देने वाला प्रयोग। अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते रहेंगे तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कंटिन्यूटी यूज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स क्या है, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। सुनने में थोड़ा पहले कठिन लग सकता है, लेकिन जब पूरा वीडियो आप देखेंगे हर चीज आसान लगेगी। इसलिए मुझे ये कहना है कि वीडियो को शुरू में या बीच में काटने के बजाय आप आखिरी तक वीडियो को देखें। अगर एक बार में कम समझ में आए दोबारा देखिए, क्योंकि वहाँ नॉलेज वहाँ एक्यूरेट है और आपके लिए लाभदायक भी है। इसलिए वीडियो को काटिए नहीं, आखिरी तक देखिएगा। हमने यहाँ बोला हुआ है कि ये कंपाउंड सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के प्रयोग से बनते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के निम्न चार प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, इनको संयुक्त संयोजक कहते हैं। दूसरा एडवर्सिटी कंजंक्शंस, इनको विरोध सूचक संयोजक कहते हैं। तीसरा अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, इनको विकल्प सूचक या चयन सूचक संयोजक कहते हैं। और चौथा इलेक्टिव कंजंक्शंस, इनको परिणाम सूचक या कारण सूचक संयोजक कहते हैं। जब विरोधी कथन मिलते हैं तो विरोध सूचक संयोजक से जोड़ते हैं उनको। जब उन कथनों में विकल्प का बोध होता है, या तो ऐसा करो या ऐसा ही विकल्प वहाँ प्रतीत होते हैं, उनको अल्टरनेटिव कंजंक्शन से जोड़ते हैं। और जब कारण या परिणाम का बोध होता है तो इलेक्टिव कंजंक्शन से जोड़ते हैं। लेकिन जब ये विरोध सूचक या विकल्प सूचक या कारण सूचक संयोजक या कुछ नहीं लग पाते हैं तो फिर ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से सामान्य कथनों को जोड़ते हैं। जब ये तीनों का प्रयोग नहीं हो सकता किसी वाक्य में,
विरोध सूचक संयोजक का, विकल्प सूचक संयोजक का और परिणाम या कारण सूचक संयोजक का इन कंजंक्शंस का जब प्रयोग नहीं हो पाता है तो फिर उस वाक्य को ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस यानी संयुक्त संयोजक से जोड़ देते हैं और फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स के प्रयोग से भी कंपाउंड सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस यानी संबंध सूचक सर्वनाम, ये 8 है। ये है हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, दैट, एज, बट। देखिए अगर हु का अर्थ कौन किसने आ रहा है, हुज का अर्थ किसका किसकी किसके आ रहा है, हुम का अर्थ किसे या किसको आ रहा है, विच कौन सा कौन सी ऐसा आ रहा है, व्हाट का मतलब क्या आ रहा है, तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब इनका अर्थ हु का मतलब जो जिसने आ रहा है, हुज का मतलब जिसका जिसकी जिसके आ रहा है, हुम का मतलब जिसे या जिसको आ रहा है और विच का मतलब भी जो आ रहा है, तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। ये आप यहाँ कुछ कंपाउंड सेंटेंस में, बाकी इसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास में इसका मैं विधिवत विवरण दूंगा, क्योंकि वहां इनकी सख्त जरूरत है रिलेटिव प्रोनाउंस की, रिलेटिव एडवर्ब से, उन्हीं से एडजेक्टिव क्लास बनता है। अब रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है संबंध सूचक क्रिया विशेषण, ये 4 है, ये व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये 4 है। यह समझना है कि अगर व्हेन का मतलब कब है तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, लेकिन व्हेन का मतलब जब है तो रिलेटिव एडवर्ब है। वेयर का मतलब कहाँ है तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। वेयर का मतलब अगर जहाँ है तो रिलेटिव एडवर्ब है। अगर ऐसे वाई का मतलब क्यों है, किस लिए, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। वाई का मतलब है जिस लिए, तो फिर रिलेटिव एडवर्ब है। ऐसे हाउ का मतलब कैसे, किस प्रकार से, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। हाउ का मतलब जैसे या जिस प्रकार से, तो रिलेटिव एडवर्ब है। इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको एडजेक्टिव क्लास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिलेगी, क्योंकि इन्हीं 2 से वो बनता है। तो यहाँ तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है इनका भी यूज है और बाद में थोड़ा बहुत इनका कंटिन्यूटी यूज है, तो बाद में आपको ही पढ़ने को मिलेगा। आइए जो कंपाउंड सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का पहला भाग क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इनको हिंदी में संयुक्त संयोजक बोला जाता है। इन संयोजकों के द्वारा सामान्य कथनों को जोड़ते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं, न वहाँ विरोध है, न वहाँ विकल्प का बोध है, न वहाँ कोई कारण या परिणाम का बोध हो रहा है, तब वो संयुक्त संयोजक यानी क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये है कौन कौन से, ये मुख्य रूप से एंड, बोथ डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो तथा एज वेल एज, ये 4 है यहाँ पे। एंड, बोथ डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो और एज वेल एज, ये है। अब इनका यूज देखिएगा। वह मार्च में इंग्लैंड गई, वह वहां से जुलाई में लौटी, अंग्रेजी। वह मार्च में इंग्लैंड गई, सी वेंट टू इंग्लैंड इन मार्च। वह वहां से जुलाई में लौटी, सी रिटर्नड फ्रॉम देयर इन जुलाई। दोनों को जोड़ा, केवल और से जोड़ दिया। मार्च में इंग्लैंड गई और वहां से जुलाई में लौटी, या वह मार्च में इंग्लैंड गई और जुलाई में लौटी। ऐसे इसको जोड़ने के एंड से सी वेंट टू इंग्लैंड इन मार्च एंड रिटर्न फ्रॉम देयर इन जुलाई, या सी वेंट टू इंग्लैंड इन मार्च एंड रिटर्नड इन जुलाई। फ्रॉम देयर ना भी लिखे तो कुल मिला के कंपाउंड सेंटेंस में वाक्य है जो मैं जोड़ के बोल रहा हूँ। ये सिंथेसिस भी हो रही है, 2 वाक्य दिए गए हैं, उनको जोड़ा है तो ये कंपाउंड सेंटेंस में सिंथेसिस भी हो रही है। लेकिन आप ट्रांसलेशन भी देख रहे हैं कि मार्च में इंग्लैंड गई और वहां से जुलाई में लौटी। और का प्रयोग यानी एंड का प्रयोग हो रहा है, वो कंपाउंड सेंटेंस का क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। ऐसा दूसरे वाक्य देखिए, बुढ़िया ने शोर सुना, द ओल्ड लेडी हियर्ड अ नॉइस, वह जाग गई, सी वोक अप। तो इसको और से जोड़ा गया। जो टाइम एक्सप्रेस करने वाले वाक्य होते हैं, समय, वो एंड से जोड़ लेते हैं कि उसके बाद ऐसा हुआ और, तो बुढ़िया ने शोर सुना और वह जाग गई तुरंत। अगर ये वाक्य सिंपल बनता तो पार्टिसिपल बनता कि शोर सुन करके बुढ़िया जाग गई, लेकिन आप कंपाउंड में चल रहे हैं तो बुढ़िया ने शोर सुना और वह जाग गई, तो एंड से जोड़ेंगे इसको। द ओल्ड लेडी हियर्ड अ नॉइज एंड सी वोक अप, ऐसा जुड़ा हुआ है। अगले 2 वाक्य देखिए, कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड, तुम पास हो जाओगे, यू विल पास। तो इनको ये भी एंड से, जब वो किसी से ना वहाँ कोई विरोध है, ना वहाँ कोई विकल्प है, ना वहाँ कोई कारण है, ना परिणाम है, तो उनको एंड से जोड़ा गया कंपाउंड सेंटेंस में कि जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एंड है वही प्रयोग कर लिया जाता है। कठिन परिश्रम करो और तुम पास हो जाओगे,
वर्क हार्ड एंड यू विल पास, ये कंपाउंड सेंटेंस है। अगर इसको सिंपल बनाते तो कठिन परिश्रम करने के द्वारा तुम पास हो जाओगे, बाय वर्किंग हार्ड यू विल पास। अगर इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे, इफ यू वर्क हार्ड कम यू विल पास, वो होगा। लेकिन अब यह कंपाउंड भी जानना है तो और से जोड़ा गया है कि वर्क हार्ड एंड यू विल पास, वर्क हार्ड एंड यू विल पास, ये कंपाउंड है। अगले वाक्य देखिएगा, दो जो हमने जोड़े हुए कंपाउंड में, राम बुद्धिमान है वह मेहनती है, तो राम बुद्धिमान है, राम इज इंटेलिजेंट, वह मेहनती है, ही इज डिलीजेंट। तो इसको इस प्रकार की हिंदी का नॉट ओनली बट आल्सो कंजंक्शन का प्रयोग किया, उसमें हिंदी जो चलिए आप समझिए कि राम केवल बुद्धिमान ही नहीं है, राम केवल बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि वह मेहनती भी है। तो राम इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, राम केवल बुद्धिमान ही नहीं है बट आल्सो डिलीजेंट, बल्कि वो मेहनती भी है। तो ऐसे वो जोड़ा हुआ है, नॉट ओनली बट आल्सो भी ये कंजंक्शन क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में इसकी गणना होती है, कंपाउंड सेंटेंस बनाने में इसका प्रयोग होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो दो वाक्य भी हमने बोले कि राम बुद्धिमान है और राम मेहनती, जो हमने नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़वाया कि राम केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि मेहनती भी है, इसको एक प्रकार से और जोड़ सकते हैं यहाँ कंपाउंड सेंटेंस में, राम बुद्धिमान और मेहनती दोनों ही है, ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। तो राम इज बोथ, राम दोनों ही है, क्या क्या, इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, बुद्धिमान और मेहनती, ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। इस वाक्य को इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, जो भी दो वाक्य हमने बोले, राम बुद्धिमान है और राम मेहनती है, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, राम बुद्धिमान है और मेहनती भी, एज वेल एज का प्रयोग करके भी जोड़ सकते हैं, राम इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट, यह समझना है। पहले वाले वाक्यों में हमने एंड का प्रयोग करके जुड़वाया है, बाद में जो वाक्य आए हैं इनमें हमने नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ डॉट डॉट एंड और एज वेल एज, इनका प्रयोग करके जुड़वाया हुआ है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जब किसी व्यक्ति के या तो सिर्फ गुण दिए गए हों या फिर अवगुण दिए गए हों, या तो केवल गुण हो या फिर केवल अवगुण हो, तो ये कंजंक्शन प्रयोग करते हैं, वो है नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, बोथ डॉट डॉट एंड और एज वेल एज। लेकिन अगर एक गुण है एक अवगुण है तो विरोध हो गया, थोड़ा अलग हटके विपरीत कथन हो गए, तो वो फिर एडवर्सेटिव कंजंक्शन से बट स्टिल नेवरदलेस हाउएवर इट से फिर बनते हैं। लेकिन अगर दोनों ही गुण हैं या दोनों ही अवगुण है तो नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, बोथ डॉट डॉट एंड, इनसे वो बनाए जाते हैं, जैसे कि ये वाक्य अभी चल रहे हैं। तो अभी जो दो वाक्य हमने जुड़वाए कि राम बुद्धिमान है और राम मेहनती है, दोनों इसके गुण है, बुद्धिमान होना मेहनती होना दोनों ही गुण है। अब आइए, हमने दो अवगुण यहाँ प्रयोग कर दिए, रेखा मूर्ख है और वह जिद्दी है, रेखा मूर्ख है, रेखा इज फुलिश, वह जिद्दी है, सी इज ऑब्स्टिनेट, सी इज इल टेम्पर्ड, चिड़चिड़ी स्वभाव की है, यानी दोनों ही बुराइयां हैं, मूर्ख होना और जिद्दी होना दोनों खराबियां हैं। इसलिए ये नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड और एज वेल एज, इन तीनों से जोड़े जा सकते हैं। मैंने कैसे जोड़ा हुआ है, रेखा केवल बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि जिद्दी भी है, नहीं, रेखा केवल मूर्ख ही नहीं है, बुद्धिमान वह नहीं आ रहा, दोनों अवगुण है, रेखा केवल मूर्ख ही नहीं है बल्कि जिद्दी भी है, रेखा इज नॉट ओनली फुलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट माने हठिया जिद्दी होता है। और ऐसे भी रेखा मूर्ख और जिद्दी दोनों ही है, तो रेखा इज बोथ, रेखा दोनों है, क्या, फुलिश एंड ऑब्स्टिनेट, मूर्ख और जिद्दी। फिर एज वेल एज का प्रयोग करके रेखा मूर्ख है और जिद्दी भी, रेखा इज फुलिश एज वेल एज ऑब्स्टिनेट। तो ये तीन कंजंक्शन मैंने जो यहाँ ये प्रयोग किए हैं वो तीनों सही है और तीनों में कंपाउंड में ही सेंटेंस बन रहे हैं। एंड ज्यादातर टाइम बॉन्ड में, मतलब जैसे मैंने शेर को देखा, मैं पेड़ पर चढ़ गया तो मैंने शेर को देखा, और तो टाइम बॉन्ड रिलेशन है वहां पे। जैसे बुढ़िया ने शोर सुना और वह जाग गई तो बुढ़िया ने शोर सुना और जाग गई, इस प्रकार के। बाकी जब मैं सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा तो और विस्तार से आपको वहां सेंटेंस एग्जाम्पल मिलेंगे। अभी तो मैंने कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन ये बताया हुआ है, और कुछ ये हमने तोड़ के वाक्य लिख दिए, बाद में जुड़वा दिए, थोड़ा बहुत सिंथेसिस भी हो रही है, अब बाकी ट्रांसलेशन तो हो ही रहा है। आगे देखिए, उसे सजा दी गई, उस पर जुर्माना किया गया, उसे सजा दी गई, ही वॉज पनिश्ड,
उस पर जुर्माना किया गया, ही वॉज फाइन्ड। तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ हैंड से ये बनेंगे। उसे केवल सजा ही नहीं दी गई बल्कि उस पर जुर्माना भी किया गया। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइन्ड। उसे सजा और जुर्माना दोनों ही भुगतने पड़े। ही वॉज बोथ पनिश्ड एंड फाइन्ड। तो बोथ हैंड का प्रयोग है और नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग है। ये बराबर मैंने क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस में 4 क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, एंड बोथ डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो और एज वेल एज। उनमें यहाँ मैंने कुछ वाक्य देख करके मैंने समझाया है। पहले तो अलग अलग लिखे उनको जुड़वाया है, ट्रांसलेशन किया है, थोड़ा सिंथेसिस भी है, बाकी ट्रांसलेशन है। और कंजंक्शन के बारे में आप समझेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं, किस उनके 4 जो प्रकार है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के, वो मैंने बताया है, किसमें कौन कंजंक्शन है वो बताया हुआ है। आइए अगला जो इसका है क्यूमुलेटिव के बाद का एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। 4 भाग मैंने बताए हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस और इलेटिव कंजंक्शंस। लेकिन ये वीडियो 2 ही प्रकार के कंजंक्शन में खत्म हो जाएगा। आगे जो वो बचेंगे अल्टरनेटिव कंजंक्शंस और इलेटिव कंजंक्शंस और रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्स, तो अगले उसमें वीडियोस में आपको मिल पाएंगे। आइए एडवर्सेटिव कंजंक्शंस की हिंदी देखते हैं। इनको हिंदी में विरोध सूचक संयोजक कहते हैं। क्यों? क्योंकि एडवर्स माने प्रतिकूल या उल्टा या विलोम होता है, इसलिए एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का मतलब है विरोध सूचक संयोजक। इन कंजंक्शंस के द्वारा विरोधी कथनों को जोड़ा जाता है। ये मुख्य रूप से बट, स्टिल, नेवरदलेस, हाउएवर, येट, व्हाइल, वेयर द ओनली है। फिर दोहराइए, ये मुख्य रूप से बट, स्टिल, नेवरदलेस, हाउएवर, येट, व्हाइल, वेयर एज, ओनली। हिंदी समझ लो। बट का अर्थ सभी लोग जानते हैं लेकिन होता है, लेकिन इन 4 का अर्थ फिर भी, स्टिल माने भी फिर भी होता है, नेवरदलेस माने फिर भी होता है, हाउएवर माने फिर भी होता है, येट माने फिर भी होता है। ये सब एक जैसा काम करते हैं। इनको क्रम किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी अगर हिंदी आ रही है कंपाउंड सेंटेंस में, आप चारों में से कोई लगा सकते हैं। वाइल और वेयरएज का मतलब जबकि। हिंदी में अगर जबकि आएगा तो आप वाइल या वेयरएज दोनों में से कोई प्रयोग कर ले। ओनली मतलब केवल है। इसको ये भी एडवर्सेटिव कंजंक्शन में इसकी गणना होती है। तो ये कंजंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। 4 फिर भी के अंग्रेजी है ये, और 1 लेकिन की है, 5 हो गए, और 2 हो गए जबकि, 7, 1 ओनली, 8 कंजंक्शन है विरोध सूचक एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। तो आइए इनका प्रयोग करके देखते हैं। उसने कठिन परिश्रम किया, ही वर्कड हार्ड, वह फेल हो गया, ही फेल्ड। तो ये तो विरोधी बात हो गई। जिसने कठिन परिश्रम किया उसको बहुत अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए, वो उल्टा हुआ, वो फेल हो गया। बस यही विरोधी कथन है। तो इनको विरोध सूचक संयोजकों यानी बट, स्टिल, नेवरदलेस, हाउएवर, येट से जोड़ेंगे। लेकिन या फिर भी हिंदी वहां फिट बैठ रही है। कैसे? उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया, या उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। लेकिन या फिर भी की कोई अंग्रेजी बीच में रख दो तो जुड़ जाएगा। तो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बट ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बट ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया। बाकी हमने फिर भी की अंग्रेजी लिखी है। येट ही फेल्ड, फिर भी वो फेल हो गया। स्टिल ही फेल्ड, फिर भी वो फेल हो गया। हाउएवर ही फेल्ड, फिर भी वह फेल हो गया। और नेवरदलेस ही फेल्ड, फिर भी वह फेल हो गया। तो ये सब सही है। किसी का प्रयोग करो। जो फिर भी की 4 अंग्रेजी बताई है उसमें से कोई लिख दो, वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन का काम करेगा। हमने यहाँ बोर्ड की कमी की वजह से एक एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है, बाकी आप और समझ लीजिए। जैसे वह गरीब है, वह ईमानदार है। तो जो गरीब है उसकी मजबूरी बेईमान हो सकता है, लेकिन उल्टा है, वो गरीब वो ईमानदार है। तो इसको तो इसी से बना लेंगे, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। बट या स्टिल, नेवरदलेस, हाउएवर, येट किसी से भी जोड़िए। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर स्टिल ही इज ऑनेस्ट, फिर भी की कोई अंग्रेजी लगाइए, वो बनेगा। फिर उल्टा कथन देखिएगा, विरोधी कथन। उसने जरा भी पढ़ाई नहीं की, वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। शी डिड नॉट रीड एट ऑल, शी पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन। तो उल्टा हुआ, जिसने पढ़ाई नहीं की उसको फेल हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीजन में पास हुई। तो यही लगाना है कि उसने जरा भी पढ़ाई नहीं की फिर भी वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। शी डिड नॉट रीड एट ऑल येट शी पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन। ऐसे और विरोधी कथन। मैंने उसे कई निमंत्रण भेजे, वह नहीं आया। 2 वाक्य। आई सेंट हिम मैनी इन्विटेशंस, मैंने उसे कई निमंत्रण भेजे। ही डिड नॉट कम,
वो आया नहीं। तो मैंने उसे कई निमंत्रण भेजे, फिर भी वो नहीं आया। लेकिन वो नहीं आया। आई सेंट हिम मैनी इन्विटेशंस बट ही डिड नॉट कम। आई सेंट हिम मैनी इन्विटेशंस स्टिल नेवरदलेस हाउएवर येट, फिर भी ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया। ऐसे ये वाक्य बनते जाएंगे। अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि विरोधी कथन है तो ये कंजंक्शन हमें प्रयोग करने चाहिए। और हम चेक कर लें कि ना तो विरोधी कथन में फिट बैठ रहा है, न वो चयन सूचक संयोजकों में जा रहा है, न वो परिणाम या कारण सूचक संयोजक से जुड़ रहा है। तो फिर वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस जो एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो एज वेल एज, और मुख्यतः वो एंड से जुड़ेगा वहां पे। आइए जो ये जबकि, व्हेयरएज या व्हाइल इसका प्रयोग करवा रहे हैं। लड़के फुटबॉल खेले, द बॉयज प्लेड फुटबॉल, लड़कियां कोई खेल नहीं खेली, द गर्ल्स डिड नॉट प्ले एनी गेम। तो दोनों को, इसको बट से कुछ लोग जोड़ लेंगे, इसको फिर भी से जोड़ लेंगे। क्या लड़के फुटबॉल खेले लेकिन लड़कियां कोई खेल नहीं खेली, वो जोड़ सकते हैं। लेकिन बढ़िया क्या है, इसको जबकि से जोड़ें कि लड़के फुटबॉल खेले जबकि लड़कियां कोई खेल नहीं खेली। इसको व्हेयरएज जो व्हाइल से जोड़ना अच्छा रहेगा। लड़के फुटबॉल खेले जबकि लड़कियां कोई खेल नहीं खेली, वहां सिर्फ हमने हिंदी लिख दी है। क्योंकि बोर्ड की कमी तो अंग्रेजी तो मैं ही बताऊंगा कि द बॉयज प्लेड फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेले, व्हाइल है व्हाइल, जबकि द गर्ल्स डिड नॉट प्ले एनी गेम, या व्हेयरएज द गर्ल्स डिड नॉट प्ले एनी गेम। अब कुछ वाक्य ओरल और सुन लीजिएगा। सभी लोग शांत थे, ऑल द पीपुल वेयर साइलेंट, सभी लोग शांत थे। शीला वाज स्पीकिंग, शीला बोल रही थी, तो सभी लोग शांत थे, केवल शीला बोल रही थी। तो ओनली से भी अच्छा है, जबकि से जोड़ सकते हैं। सभी लोग शांत थे जबकि शीला बोल रही थी। ऑल द पीपुल वेयर साइलेंट व्हाइल शीला वाज स्पीकिंग, व्हाइल से ओनली से जोड़ सकते हैं। फिर भी शीला बोल रही थी, कम बढ़िया है, जुड़ तो जाएगा, इनमें बहुत बारीकियां हैं, उनको समझना है। तो व्हाइल से जोड़ सकते हैं, वेयर शीला वाज स्पीकिंग, जबकि शीला बोल रही थी। अगले वाक्य को देखिएगा। ओनली का प्रयोग मैंने करके बताया हुआ है। तुम कुछ भी कर सकते हो, यू मे डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। शांत बैठो, सिट साइलेंटली, तो मैंने ऐसे जोड़ा हुआ है केवल से। तुम कुछ भी कर सकते हो, केवल शांत बैठो। यू मे डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो, ओनली सिट साइलेंटली, केवल शांत बैठिए। आप यहाँ लेकिन भी प्रयोग कर सकते थे, तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन शांत बैठो। बट लेकिन कम बढ़िया है, ओनली बैठा रहे वहां पे। ये मैथ से ज्यादा बारीकी लैंग्वेजेस में होती है जो समझनी है। तो मैंने समझाया हुआ है कि ये जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है वो एंड, बोथ डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली बट आल्सो एज वेल एज, उनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस जो है वो बट, स्टिल, नेवरदलेस, हाउएवर, येट, व्हाइल, व्हेयरएज, ओनली है। यहाँ कुछ लिख के बताया है, कुछ ओरल बोला हुआ है। क्योंकि बोर्ड यहाँ कम पढ़ रहा था और आप आवाज को सुनेंगे तो समझ में तो वो आएगा। लेकिन अभी जो बचा हुआ है इसमें वो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, चयन सूचक या विकल्प सूचक संयोजक, और इलेटिव कंजंक्शंस मतलब परिणाम सूचक या कारण सूचक संयोजक,